मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है। कई बयान आते हैं, कई बातें हैं जो आने वाले दिनों का संकेत भी देते हैं। जैसे अधिकारियों को कमलनाथ चेतावनी दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, हालांकि कम समय मिला था। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात उनका कहना जो है वो चर्चा का विषय बन गया है। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अधिकारी जो हैं वो उनके बारे में हमेशा से कहा जाता है जब सरकार बदलती है तो बड़ी उठापटक देखने को मिलती है। अधिकारियों पर जो आरोप लगते हैं, अधिकारियों को जो कुछ सुनना पड़ता है, उसकी बहुत बड़ी वजह जो सत्ता में होता है वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है। लेकिन कमलनाथ ने जैसे ही कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो ये एक बड़ा दिलचस्पी का विषय बन गया। वो किसको ये कह रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। चुनाव के बीच अक्सर देखा जाता है कि दिग्गज नेता अधिकारियों को चेतावनी देते नजर आते हैं कि अपना रवैया बदल लें, नहीं तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की बयानबाजी के बाद सियासी पारा हाई हो जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। इसी क्रम में राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता भी अक्सर ऐसे आरोप लगाते हैं कि प्रशासन उन्हें जबरन परेशान कर रहा है या फिर जानबूझकर रैली या जुलूस आदि की इजाजत नहीं दे रहा है। कुछ इसी तरह का मामला मध्य प्रदेश में सामने आया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पृथ्वीपुर और निवाड़ी विधानसभा सीटों के सरकारी अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। कमलनाथ ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अगले 5 वर्षों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने की चुनौती दी। कमलनाथ ने स्थानीय अधिकारियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके कृत्यों के लिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख का कहना था कि मैं पृथ्वीपुर और निवाड़ी के प्रशासन को यह बताना चाहता हूं कि आप जो भी कर रहे हैं उसे ध्यान से सुने। कल के बाद दिन आएगा और जो करना है वो आप लोग और मैं तय करेंगे, कोई नहीं करेगा। उन्होंने कहा बच जाओ, 6 दिन और बचे हैं, जो करना है करो, लेकिन अगले 5 साल भी तुम्हें गुजारने हैं। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी कि प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है, जिसके बाद कमलनाथ ने चेतावनी दी। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य की नौकरशाही पर कड़ा प्रहार किया है। कमलनाथ पहले भी नौकरशाहों पर निशाना साध चुके हैं। सितंबर 2023 में उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि कोई भी सरकार स्थायी नहीं है और वो सागर जिले में अत्याचार और उत्पीड़न का हिसाब लेंगे। उन्होंने यहाँ आकर, मैंने सुना है कि क्षेत्र यातना और उत्पीड़न का केंद्र बन गया है। जो लोग इस यातना में शामिल हैं, जिनमें सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, उन्हें सुनना चाहिए कि कोई सरकार हमेशा नहीं रहती है। इस तरह की बात कही थी। वहीं जनवरी 2023 में भी निवाड़ी पहुंचे कमलनाथ ने जिले के अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी थी। उस समय पर कमलनाथ ने यह साफ कहा था कि 8 महीने में हम आपसे हिसाब लेंगे। उस दौरान निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी थी। कमलनाथ ने मंच से बोलते हुए कहा था कि 8 महीनों में चुनाव है, सबका हिसाब लिया जाएगा। दरअसल कमलनाथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नए जोश और उत्साह का संचार करने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस की ज्यादतियां हैं और झूठे केस चलाए जा रहे हैं। सही केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही और झूठे केस में तुरंत कार्रवाई की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से प्रचार कर रहे हैं। 17 नवंबर को एक चरण में मतदान होना है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इस वक्त दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कमलनाथ एक तरफ बार बार शिवराज सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ सरकार के दौरान और पूर्व की दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल को लेकर पलटवार करते रहे और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। अधिकारियों की स्थिति समझने जैसी है। कमलनाथ जब ये कहते हैं, वो लगभग धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, तो इस धमकी का असर भी दिखाई पड़ता है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ये बात सही है कि सत्ता किसी भी समय पलट सकती है, कोई भी स्थायी नहीं है। कई मुख्यमंत्री आए, कई चले गए हैं। ऐसे में सभी नेताओं को आप देखते हैं, राजनीति में किसी भी नेता को फूका हुआ नहीं माना जाता, खत नहीं माना जाता। पता नहीं कब कौन सत्ता में आ जाए और कब किसको क्या भूमिका मिल जाए। हालांकि इस पद पर आने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य, 3-3 चेहरे दिखाई पड़ते थे। पहले तो अपने आपसी घमासान में कमलनाथ ने लीड बनाई। कमलनाथ एक बहुत ही बढ़िया रणनीतिकार माने जाते हैं और आज के राजनीतिज्ञ तो है नहीं, वो बहुत लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में तो पकड़ है ही, प्रदेश में भी उन्होंने अच्छी पकड़ बनाई। वो हालांकि केंद्र की राजनीति ज्यादा करते रहे, लेकिन बाद में फिर जब मध्य प्रदेश पर फोकस हुआ पिछले चुनाव से, तो उसके बाद अब वो मध्य प्रदेश में ही रहे, मध्य प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत करते रहे। ये वाला चुनाव ठीक ठीक उनके चेहरे पर लड़ा जा रहा है। जब वो इस तरह की बात कहते हैं तो ये स्पष्ट तौर पर वो ये घोषणा भी करते हैं कि वही मुख्यमंत्री का चेहरा है
ये बात अलग है कि दिग्विजय सिंह जैसे 2 बार के मुख्यमंत्री और बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे एक समय पर, वो भी इस दौड़ में हमेशा माने जाते हैं। और जैसा कहा जाता है कि कोई भी इस बात को पक्का नहीं कह सकता कि क्या डिसीजन होगा, लेकिन दिग्विजय सिंह जिस तरीके से पद के लिहाज से, पार्टी में नहीं, पद के लिहाज से हाशिए पर रहे, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो या राज्य की राजनीति हो, और फिर उनके बेटे जो हैं वो धीरे धीरे राजनीति में मुखर होते चले गए, मंत्री भी बने, तो ऐसा माना जा रहा है कि अब दिग्विजय सिंह इस रेस में बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते, इस दौड़ में बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते। कमलनाथ का रास्ता और साफ है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जो है अब वो बीजेपी के साथ में जा चुके हैं। अब कांग्रेस की जो राजनीति मध्य प्रदेश में वो उनके इर्द गिर्द दिखाई देती है। उन्हें कॉन्फिडेंस है कि इस बार उनकी सरकार आ रही है। शायद यही वजह है कि वो धमकी भरे लहजे में अधिकारियों को चेतावनी देते दिखाई दिए कि सरकार किसी की परमानेंट नहीं रहती है, कुछ दिनों की और बात है, हमारी सरकार आएगी, ये तो 6 दिन रहेंगे, फिर 5 साल हमारे साथ गुजारने हैं। इस तरह की बात वो जब कहते हैं तो इससे स्पष्ट तौर पर वो एक संकेत देना चाहते हैं कि अधिकारियों को किसी भी पार्टी, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, विपक्ष पार्टी हो, उसके बीच में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब ये भेदभाव हो रहा है नहीं हो रहा है कहना बड़ा मुश्किल है। कई बार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में कई तरह की झड़प देखने को मिली है, और इसमें गलतियां जो हैं वो देखा गया है कि उसको निश्चित तौर पर रेखांकित नहीं किया जा सकता है। लेकिन कमलनाथ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस तरह की धमकी देते दिखाई दिए। मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा दिलचस्प है, और कांग्रेस की रणनीति के लिहाज से देखा जाए तो 2 छोरों पर यह रणनीति दिखाई देती है। एक तरफ कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व है, बजरंगबली की भक्ति है, दूसरी तरफ कांग्रेस का कोर वोट बैंक है, मुस्लिम मतदाता पूरी तरह उनका समर्थन करें, और इन दोनों प्रयासों को साथ में लेकर चलते हैं। दलितों वाली बात भी उठाई गई थी, आरक्षण की बात भी उठाई गई है, मंडल बनाम कमंडल की एक नई राजनीति भी देखने को मिल रही। तो कई मोर्चों पर कांग्रेस है, लेकिन मुख्य रूप से 2 चीजें हैं जिन पर मध्य प्रदेश के इन चुनाव में कांग्रेस ज्यादा ध्यान दे रही है। एक तो कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व है, दूसरा कांग्रेस की जो अपनी रणनीति रही है मुस्लिम मतदाताओं को साथ में लाने की, और पूरा का पूरा वोट इंटैक्ट तौर पर मिले, जो जिन जगहों पर वो प्रभावित कर सकते हैं उन जगहों पर असरदार चुनाव लड़ा जाए, इसकी तैयारियां चल रही हैं। इसको लेकर किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, इसका अंदाजा आप राहुल गांधी के दौरे से भी लगा सकते हैं। राहुल गांधी ने भोपाल में जिस तरीके से चिन्हित करके उन सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा रोड शोज करने का प्रयास किया है जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतरे हैं या फिर ज़्यादा मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है, उससे ये समझ में आता है कि एक तरफ तो कांग्रेस की ये रणनीति, दूसरा खुद कमलनाथ जो है वो एक अलग अंदाज में अपना प्रचार करते दिखाई दिए हैं। उनके बयान हो, उनके भाषण हो या उनके तौर तरीके जो हैं वो बिल्कुल एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाले दिखाई पड़ते हैं। अब अगर बात करें मुस्लिम कैंडिडेट्स की, तो बहुत ज़्यादा एक तो मुस्लिम कैंडिडेट है नहीं कांग्रेस की तरफ से भी, धीरे धीरे इसमें गिरावट आई। इस पर एक बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनर भी हमने बनाया है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत में है तो सही काफ़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों के लिहाज से या नेताओं के लिहाज से अब धीरे धीरे एक बड़ी कमी, एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है दोनों ही दलों। बीजेपी की तरफ से तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी गिरावट देखने को मिलती है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस बार प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में खुलकर हिंदुत्व का दांव भी खेल रही है, जिसके चलते मुस्लिमों से कुछ दूरी भी साफ देखने को मिलती है। कांग्रेस ने इस बार मुसलमानों के टिकट में कटौती कर दी और 2 प्रत्याशी उतारे। राज्य के इतिहास में पहली बार इतने कम प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से दिए गए हैं। कांग्रेस ने भोपाल तक ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को सीमित कर दिया है। यही वजह है कि मुस्लिम इलाकों में समीकरण साधने के लिए राहुल गांधी को खुद उतरना पड़ रहा है। राहुल गांधी जिस तरह से भोपाल में अपना रोड शो उत्तर और मध्य सीट तक सीमित कर रखा है उन्होंने, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि मुस्लिम मतदाताओं के साथ संतुलन बनाने की रणनीति है। मध्य प्रदेश में मुसलमानों की आबादी भले ही 7% है, लेकिन 2 दर्जन सीटों पर अहम भूमिका में है। मुस्लिम मतदाता भोपाल की मध्य, भोपाल उत्तर, सीहोर, नरेला, देवास की सीट, जबलपुर पूर्व, रतलाम शहर, शाजापुर, ग्वालियर दक्षिण जो है, उज्जैन नॉर्थ, सागर, सतना, रीवा, खरगोन, मंदसौर, देपालपुर और खंडवा की विधानसभा की सीटों पर जीत हार की भूमिका तय कर सकते हैं। इसके बावजूद कांग्रेस महज 2 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारती है, एक बड़ा मैसेज देती है ताकि बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे तुष्टीकरण के आरोपों का सामना न करना पड़े। कमलनाथ खुलकर हिंदुत्व का दांव खेल रहे हैं और मुस्लिम नेताओं से उनकी भी दूरी देखी जा सकती है। साल 1962 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 7 मुस्लिम विधायक चुने गए थे।
1972 और 1980 में 6 मुस्लिम विधायक बने थे, जबकि 1985 में 5 मुस्लिम विधानसभा चुनाव जीते थे। बाबरी विध्वंस के बाद 1993 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं जीत सका था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपनी कैबिनेट में मुस्लिम प्रतिनिधित्व दिया था। ऐसे में कांग्रेस ने इस बार भोपाल की सीटों पर ही मुस्लिमों को टिकट दिए हैं, तो ओवैसी ने मुस्लिमों को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार टिकट नहीं देने का आरोप लगाते हुए चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी। ये एक बड़ा फैक्टर है कि मुस्लिम मतदाता किस तरफ जाए। अब आप देश की राजनीति को ओवरऑल देखें तो एक तरफ तो मंडल की राजनीति की बात होती है ना, आरक्षण को समझिए, वो मंडल तो पुरानी बात हो गई, वीपी सिंह का समय हो गया, आयोग अलग हो गया, लेकिन अब ये जुमला जो है बड़ा इस्तेमाल होता है, मंडल बनाम कमंडल। जैसे ही मंडल की राजनीति होती है तो आप जितने जाति जनगणना की बात है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी, ये इस तरह के नारे आप तमाम देखते हैं। और ये नारे आज से नहीं चल रहे, काशीराम के ज़माने से थे, उसको अब फिर राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। फिर यहाँ पर कमंडल की राजनीति भी है। जैसे जैसे मुस्लिम मतदाताओं की बात होती है, हिंदू वोट जो है वो पोलराइज होने लगता है। ये एक स्ट्रैटेजी भी रही है, और बाबरी विध्वंस के बाद से हमने देखा है कि बीजेपी का जो ग्राफ चढ़ा है, या जो हार्ड हिंदुत्व की बात, ये इधर सॉफ्ट हिंदुत्व देखने, हार्ड हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व की बात करना, मुस्लिम मतदाता को नहीं उतारना, हिंदू वाली कई ऐसी बातें खुलकर मैदान में रखना जो कि अभी तक बहुत स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आती थी। ये सारी बीजेपी की रणनीति को बहुत स्पष्टता दिखाती। ये बीजेपी का पिच माना जाता है, और बीजेपी इस पिच पर हमेशा भारी पड़ती है। कर्नाटक का चुनाव ज़रूर था, दिलचस्प था, बजरंगबली का मुद्दा आया, बजरंग दल पर बैन का मसला था, बजरंगबली का मुद्दा उसको खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया, लेकिन वो उतना काम नहीं आया। तो ये भी एक बात है कि हर चीज़ को हिंदुत्व के मुद्दे से नहीं जोड़ा जा सकता। अब जनता बहुत समय से बहुत मुद्दे देख रही, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं को रिझाना या उनके भरोसे मैदान में उतरना, ये हिंदू मतदाताओं में एक नकारात्मकता दे सकता है। इसकी चिंता कांग्रेस को जरूर रहती है, इसलिए कमलनाथ का चेहरा भी है, और इधर जो परंपरागत मुस्लिम वोटर्स हैं उनको साधने का प्रयास भी, ये कांग्रेस की रणनीति फिलहाल मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये बात भी सही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के लिहाज से भी देखें तो अब बहुत ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, 2 ही उतारे गए इस बार, इतिहास के सबसे कम कैंडिडेट्स हैं। अब इनमें से कितने जीतते हैं, और एक मैसेज सिर्फ यहीं पर नहीं, कई जगहों पर मुस्लिम मतदाता मध्य प्रदेश में हैं जो बहुत निर्णायक हो सकते हैं, उनका कन्फ्यूजन, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओवैसी जैसे फिर प्लेयर्स जो हैं वो मैदान में उतरते हैं, उनको बीजेपी की बी टीम का आरोप जो है कांग्रेस लगाती रहती है, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के कई वोट्स जो हैं वो कट जाते हैं, और इसकी वजह से जिन जगहों पर मुस्लिम मतदाताओं की वजह से कांग्रेस जीत सकती है, वहाँ पर वो मार्जिन जो है ओवैसी के AIMIM ले जाती है। तो कुल मिलाकर ये मुस्लिम राजनीति जो है ये भी यहाँ से खेली जाती है। फिर हिंदुत्व की राजनीति होती है। वोटों का पोलराइजेशन हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा। जातीय आधार पर अगर ये हिंदुओं का मत जो है वो OBC, अति पिछड़ा या सामान्य इस तरीके से बढ़ता है तो मामला दूसरा हो सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में फिलहाल मुस्लिम मतदाताओं का उतना बोलबाला नहीं है, लेकिन कुछ सीटों पर राहुल गांधी इसकी चिंता ज़रूर करते दिखाई दे रहे हैं।